Good morning, students. In our today's virtual class, we will start the next chapter of civics, that is chapter 4, working of institutions. Working of institution, this is the chapter of civics. In this, we will discuss about how the institutions of the government, how the organs of the government work. And first of all, this chapter is started with a government order. A government order that is passed on August 13, 1990. मीन्स ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कि कैसे जो पॉलिसीज हैं, कैसे जो डिसीजंस हैं दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, कि कैसे वो डिसीजंस फ्रेम होते हैं, कैसे पॉलिसीज जो है वो फ्रेम की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एक गवर्नमेंट ऑर्डर जो 13 अगस्त 1990 को पास हुआ था, इस गवर्नमेंट ऑर्डर के बारे में एक्सप्लेन किया गया। एंड इट वाज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। जहां पे टर्म में बनती है ये कि ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, ठीक है। तो ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर, कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है दैट इज नोन एज द ऑफिस मेमोरेंडम, उसको हम ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ था 13 अगस्त 1990 को, विच वॉज here the joint secretary and officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension signed the order. 13 अगस्त 1990 को जो गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ था, इस ऑर्डर को साइन किया गया था बाय द ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। कि ये जो डिपार्टमेंट था, इस डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने इस ऑर्डर को साइन किया था। जैसे देखो आप स्कूल्स के अंदर जब होते तो आप देखते हो स्कूल में बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं, है ना। तो ऐसे ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है वो एक सर्कुलर के जैसे होता है जिसपे सिग्नेचर्स किए जाते हैं बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कि जो डिपार्टमेंट उस ऑर्डर को इश्यू करता है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर जो 13 अगस्त 1990 को पास हुआ था, इस ऑर्डर को साइन किया गया था बाय द ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। तो इस डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने इसको पास किया। अब ये गवर्नमेंट ऑर्डर क्या था, इसमें क्या पास किया गया था, देखो नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, अंडरलाइन कीजिए। दिस ऑर्डर announced a major policy decision. It said that 27% of the vacancies in civil posts and services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes, SEBC। मीन ये जो 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ था, इस ऑफिस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंगली कि जो सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज हैं, ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें 27% सीट्स जो होंगी, जो 27% वैकेंसीज होंगी, उनको रिजर्व किया जाएगा SEBC के लिए। मीन एक न्यू क्लास डेवलप की गई। इससे पहले तक जो रिजर्वेशन था वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को दिया जाता था। मीन जो SCs थे और STs थे, उनके लिए क्या होती थी, रिजर्वेशन होती थी। सीट्स जो है, वैकेंसीज जो है गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्व की जाती थी। बट इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली एक न्यू क्लास, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, SEBC, एक न्यू क्लास डेवलप की गई जिनके लिए रिजर्वेशन फिक्स किया गया 27%, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑर्डर था। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें एक्सप्लेन किया गया डिसीजन मेकर्स। अब डिसीजन मेकर कौन होते हैं, कौन डिसीजन लेते हैं। अब देखो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन का, इसने साइन किया था
गवर्नमेंट ऑर्डर को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर दिए थे, लेकिन एक्चुअल में जो ऑर्डर है वो इस पर्सन ने फ्रेम नहीं किए, ये डिसीजन मेकर नहीं था। अब डिसीजन मेकर कौन होते हैं? डिसीजंस जो है वो टेक किए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन जो है वो फाइनलाइज किए जाते हैं। अब पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? पार्लियामेंट में हम कंसिस्ट करते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड 2 हाउसेस, ठीक है, 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमें नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अंडरलाइन कीजिए। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट and is the highest formal authority in the country। कि जो कंट्री के अंदर सबसे हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होती है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, तो वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के लिए क्या टर्म यूज की जाती है? हेड ऑफ द स्टेट। हम इसको हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, हेड ऑफ द कंट्री बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है प्राइम मिनिस्टर, अंडरलाइन कीजिए। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट and actually exercises all government powers। और प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट बनती है कंट्री के अंदर, उस गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। और एक्चुअल में जो गवर्नमेंटल पावर्स होती है, उस गवर्नमेंट पावर्स को यूज किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये एक्चुअल पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, लेकिन वो नॉमिनल हेड होता है, उन पावर्स को यूज किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये सब पीपल जो है इकट्ठे डिसीजंस क्या करते हैं? टेक करते हैं। मीन द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो ये क्या होते हैं? डिसीजन मेकर होते हैं, ये डिसीजंस टेक करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट हम डिस्कस करें इसी गवर्नमेंट ऑर्डर को। ये जो 13 अगस्त 1990 को पास हुआ था। अब इसकी पहले हम हिस्ट्री देखते हैं कि ऑर्डर कैसे फ्रेम हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री है। तो देखो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में इस ऑर्डर के बारे में कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम पास हुआ था, दिस वाज अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। तो एक ही दिन का ऑर्डर नहीं था कि एक ही दिन में इस ऑर्डर को पास कर दिया गया, ये एक लॉन्ग चेन थी, बहुत सारे इवेंट्स अक्कर हुए थे, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे, जिसके बाद इस ऑर्डर को पास किया गया। अंडरलाइन कीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन in 1979. It was headed by B.P. Mandal and it was popularly called the Mandal Commission। कि 1979 में गवर्नमेंट ने क्या किया था? एक कमीशन अपॉइंट किया था जिसका नेम था सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। और इस कमीशन के जो हेड थे उनका नेम था मंडल, B.P. मंडल। और इसी वजह से ये जो सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, इसका पॉपुलर नेम था मंडल कमीशन। और ये जो कमीशन सेटअप की गई थी, इसका मेन मोटिव था कि कंट्री के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए रिकमेंडेशन है कि कैसे उनको अपलिफ्ट किया जाए, कैसे उनको इम्प्रूव किया जाए क्लासेस को। उसके लिए इस कमीशन को सेटअप किया गया था 1979 and the commission gave its report in 1980 and made many recommendations and one of them was that 27% of the government jobs be reserved for socially and educationally backward classes। तो फिर 1980 में ये जो मंडल कमीशन था, इसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी, इनके लिए बहुत सारी रिकमेंडेशन थी। और इसमें एक रिकमेंडेशन थी कि इनको 27% क्या मिलना चाहिए? रिजर्वेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स को, ठीक है। बट फॉर सेवरल ईयर्स मेनी पार्लियामेंट्रियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशन रिकमेंडेशन।
बाद 1980 में तो उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन उसके बाद 9 ईयर तक इसकी रिकमेंडेशंस को जो पार्लियामेंट के अंदर इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बार बार जो डिसीजंस है वो टेक किए गए, डिमांड की गई, लेकिन ये जो रिकमेंडेशंस है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। ठीक है, मेरी डिमांड तो होती रही बार बार, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर क्या हुआ कि then came the Lok Sabha elections of 1989. In its election manifesto, the Janata Dal promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. And the Janata Dal did form the government after this election. Its leader VP Singh became the Prime Minister. Several developments took place after. उसके बाद लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलता रहा, इनकी रिकमेंडेशन की डिमांड होती रही पार्लियामेंट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। फिर जब 1989 में जनता दल ने लोकसभा इलेक्शंस के अंदर ये मैनिफेस्टो के अंदर रिलीज किया कि अगर उनको पावर मिलती है, कि अगर उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने का चांस दिया जाता है, तो वो क्या करेंगे कि ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जनता दल ने प्रॉमिस किया 1989 की लोकसभा इलेक्शन में, और जनता दल के लीडर थे वीपी सिंह। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1989 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर जनता दल को क्या मिला, मेजोरिटी मिली। जनता दल ने अपनी गवर्नमेंट को क्या किया, सेटअप किया, और जो वीपी सिंह थे वो क्या बने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर उसके बाद उन्होंने जो ये अपने प्रोमिसेस थे, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर प्रोमिसेस किए थे, उनको फुलफिल करने के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और फिर जब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट सेटअप की तो फिर जो उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर जो प्रेसिडेंट था, सबसे पहले उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने एड्रेस किया और अनाउंस किया अबाउट द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ने सबसे पहले एड्रेस किया कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, ये जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, उनको रूलिंग गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहती है। एंड देन on 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. और उसके बाद 6 अगस्त 1990 को फॉर्मली डिसीजन लिया गया, पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर दिया, दोनों हाउसेस के अंदर स्टेटमेंट दी गई, और जो ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया। और उसके बाद 13 अगस्त 1990 को इसको कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। बट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ दिस वॉज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। लेकिन ये जब गवर्नमेंट ऑर्डर पास हो गया 13 अगस्त 1990 को, तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इशू था। मीन इसके ऊपर बहुत सारा कंट्री के अंदर क्या हुआ, प्रोटेस्ट किया गया। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के अंदर डिफरेंट जो ओपिनियंस है, जो व्यूज है पीपल के, उनको पब्लिश किया गया। मीन कंट्री के अंदर लार्ज स्केल के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। मीन जो पीपल थे, जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते थे, उन्होंने बहुत वायलेंटली, इवन ये जो प्रोटेस्ट हुआ था वो वायलेंटली प्रोटेस्ट हुआ था, कि लार्ज स्केल के अंदर जो पीपल थे उन्होंने इसको अपोज किया, इस गवर्नमेंट ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया गया। एंड फिर क्या हुआ, मीन जब इतना ज्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, देन सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा इस गवर्नमेंट ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच, अंडरलाइन कीजिए। देन द Supreme Court and the High Court in India settled disputes arising out of government decisions. Some persons and associations opposed to this order filed a number of cases in the courts.
and the Supreme Court of India bunched all these cases together. This case was known as the Indira Savarne and others versus Union of India case. 11 judges of the Supreme Court heard arguments from both sides, and by a majority, the Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the Government of India was valid. जब इतना ज्यादा डिस्प्यूट हो गया कंट्री के अंदर, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, इतनी ज्यादा पीपल वायलेंट हो गए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और पूरे कंट्री के अंदर डिफरेंट जो केसेस फाइल किए गए थे इस गवर्नमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट, उन सबको क्लब किया गया और एक केस जिसका नेम था इंदिरा सवर्णे एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस के अंदर इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको फाइल किया गया। 11 जजेस थे जिन्होंने दोनों साइड्स की जो ओपिनियंस थे, जो व्यूज थे, उनको लिसन किया और उसके बाद 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो क्या है, वैलिड है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको वैलिड डिक्लेयर, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड डिक्लेयर किया। लेकिन साथ के साथ द सुप्रीम कोर्ट asked the government to modify its original order। लेकिन साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि वो इसको थोड़ा सा क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, इसमें कुछ चेंजेस करेगा। क्या चेंजेस सजेस्ट की गई, जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या चेंजेस सजेस्ट की कि इट सेड दैट well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation। कि ये जो 27% रिजर्वेशन दी गई है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को, इसमें जो पीपल वेल टू डू होंगे, प्रॉस्परस होंगे, उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद डिपार्टमेंट जो था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उन्होंने दोबारा से ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो इश्यू किया 8 सितंबर 1993 को और उसके बाद ये डिस्प्यूट एंड हुआ। ठीक है, तो ये आपको एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया कि कैसे गवर्नमेंट ऑर्डर पास होते हैं और अगर उसमें डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए इनकी क्या नीड है, ये जो अपने ऑर्गन्स बनवाए अभी, कैसे पार्लियामेंट में डिसीजन पास किया जाता है, कौन कौन अपना रोल प्ले करता है, तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है इनकी क्या नीड है। तो इसमें सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए फर्स्ट पॉइंट, अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो जो गवर्नमेंट होती है कंट्री के अंदर, वो डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट वर्क परफॉर्म करती है कंट्री को गवर्न करने के लिए। तो इन डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशंस। तो इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नीड है। अब क्या क्या वर्क करते हैं ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, अंडरलाइन कीजिए। नंबर 1, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग facilities for education and health to all। फर्स्ट हम कहेंगे टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, कि कंट्री के सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए वी नीड द इंस्टीट्यूशंस। सेकेंडली, टू प्रोवाइड द एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज अवेल करने के लिए वी नीड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। नंबर 3, it collects taxes and spends the money thus rates on administration। और उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए और इनको डिफरेंट सेक्टर्स में स्पेंड करने के लिए हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नीड है। नेक्स्ट लाइन कीजिए, इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स। कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इनको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए वी नीड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है,
अब इतने सारे वर्क किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, तो इन वर्क को प्रॉपर वे में लॉन्च करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इसलिए हमें इंस्टीट्यूशंस की नीड है। हमें जो डिफरेंट वर्क है गवर्नमेंट का उसको परफॉर्म करने के लिए हमें ये अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके बाद नीचे हमें ये टर्म डिफाइन की हुई है, आप अंडरलाइन कर सकते हो कि टू अटेंड ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज एंड सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस। कि अभी हमने ऊपर जो वर्क बताए कि कंट्री के पीपल को सिक्योर करने के लिए, टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, प्रॉपर वे में गवर्नेंस के लिए, जो डिफेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इन डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। एंड दीज अरेंजमेंट्स आर मेड ऑल द मॉडर्न डेमोक्रेसीज। जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है उन सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर ये जो अरेंजमेंट्स है वो किए जाते हैं, और जो इन अरेंजमेंट्स को परफॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं, उनके टर्म यूज की जाती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। उनको हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। और वी कैन से द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उनको हम ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन कीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल्स on the powers and functions of each constitution or sorry each institution। मीन जो भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली नोट डाउन होता है, उसके लिए क्लियरली रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो मेंशन होते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन के पास किस टाइप की पावर होती है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया में बात करें तो इन इंडिया देयर आर 3 ऑर्गन्स। ठीक है, इंडिया में 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट की, legislature, executive and judiciary, and these 3 organs of government are known as the political institutions। इनको हम political institutions बोलते हैं। मीन ये कंट्री को गवर्न करने में हेल्प करते हैं, ये कंट्री की गवर्नेंस के लिए डिसीजंस टेक करते हैं। अब फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लेजिस्लेचर्स को। अब लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं, अंडरलाइन कीजिए, the prime minister and the cabinet are institutions, they take all the important policy decisions। मीन जो प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इनको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर्स। और लेजिस्लेचर्स का वर्क क्या होता है कि लेजिस्लेचर्स लॉ को फ्रेम करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव में हम इनको इंक्लूड करते हैं सिविल सर्वेंट्स। मीन जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं दीज वर्क टुगेदर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। मीन एग्जीक्यूटिव वो पीपल होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लॉ को क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। जैसे हमने अभी जो गवर्नमेंट ऑर्डर डिस्कस किया है, इसमें जो ज्वाइंट सेक्रेटरी था वो ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन था, एग्जीक्यूटिव, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन लॉ को, जिन लॉ को लेजिस्लेचर्स ने फ्रेम किया है, उन लॉ को ये क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये होते हैं सिविल सर्वेंट्स। उसके बाद थर्ड है जुडिशरी। आप अंडरलाइन कीजिए, जुडिशरी क्या होता है कि द सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। कंट्री के अंदर सभी जो कोर्ट है जहां पर कभी कोई भी डिस्प्यूट राइज होता है उसको सेटल किया जाता है, तो दीज कोर्ट्स आर नोन एज द जुडिशरी। उसको हम जुडिशरी बोलते हैं। और इसमें सबसे हाईएस्ट जो सुप्रीम अथॉरिटी है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में अंडरलाइन कीजिए, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व meetings, committees and routines, and this often leads to delays and complications, and therefore dealing with institutions can be frustrating. And some of the delays and complications introduced by institutions are very useful, and they provide an
wider set of people to be consulted in any decision. मीन अब ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये इंस्टीट्यूशन डिसीजन लेते हैं थ्रू द मीटिंग्स, कि ये लॉन्ग टाइम टेक किया जाता है डिसीजन टेक करने में। डिबेट्स होती है, डिस्कशन होती है मीटिंग्स के अंदर, और उसके बाद कोई भी डिसीजन जो है वो फाइनलाइज करते हैं। और इस वजह से कई बार ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको डिसीजन लेने में डिले भी हो जाता है, लेट भी हो जाता है डिसीजन टेक करने में, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है जो ये फॉलो करते हैं। बट रिजल्ट जो होता है, मतलब फाइनल जो डिसीजन टेक किया जाता है, दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्रीज पीपल। लेकिन रिजल्ट हमेशा क्या होता है, गुड होता है, क्योंकि इतना लॉन्ग प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। तो दीज आर द थ्री इंस्टीट्यूशंस, और वी कैन से द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और हमें साथ में डिस्कस किया इसका नीड, कि क्या नीड है, क्यों इनको सेटअप किया जाता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ये जो थ्री इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी डिटेल में इनका वर्किंग, ठीक है, कैसे इनको अपॉइंट किया जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। और तब तक आप अच्छे से इसको चैप्टर को रीड करोगे, अपने नोट्स फ्रेम करोगे, और अगर कोई भी क्वेरी है तो वो मेरे को अपने जो हमारा ऑनलाइन सेशन है उसमें मेरे साथ डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।